नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विकास सिंह और आप देख रहे हैं दी मेंटल माइंड्स। पाकिस्तान की किस्मत खराब है या पाकिस्तान के पास दिमाग नहीं है, समझ नहीं आता। क्योंकि 20 जून को ही खबर आती है कि जो उनके फील्ड मार्शल है असीम मुनीर, उन्होंने कह दिया है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है उनका वो नॉमिनेट कर रहे हैं ताकि 2026 में जो पीस प्राइज़ मिले नोबेल का, वो डोनाल्ड ट्रंप को मिलना चाहिए। क्योंकि उन्होंने विश्व में बहुत पीस फैला दी है और भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय तो बहुत बड़ी एक जो पीस करने वाला व्यक्ति होता है, मध्यस्थता निभाई है, बहुत बड़ा उन्होंने काम किया है। और उसी डोनाल्ड ट्रंप ने उनकी बात को मानते हुए रात को 12-1 बजे के आसपास ईरान के ऊपर अपने B-2 बॉम्बर भेज दिए और वो बॉम्ब लेकर गए वहाँ पर। और उन्होंने जाकर वहाँ पर 3 जो न्यूक्लियर साइट्स थी ईरान की, फरदोव, इस्फान और नातांज, उन पर हमला बोल दिया और बॉम्बर्स लेके गए। यही बॉम्बर्स है जो पीछे खबर आ रही थी कि जब रशिया के ऊपर यूक्रेन ने लगातार ड्रोन के साथ अटैक उनके यहाँ ब्लास्ट कराए थे तो रशिया के बॉम्बर्स को तबाह किया था। तो बॉम्बर्स अब केवल एक यूएस के पास है, एक रशिया के पास है। बॉम्बर्स का मतलब इनका केवल काम है बॉम्ब को लेकर जाना और वहाँ पर अटैक करके आ जाना। तो यूएस ने भेजा, 44 घंटे की उन्होंने फ्लाइट की, छुपे रहते हैं, स्टेल्थ फीचर है, पता नहीं लगा ईरान को। ईरान का वैसे भी सारा डिफेंस सिस्टम जो है वो ख़राब हो चुका है। लेकिन बात ये नहीं है कि यूएस ने अटैक किया, क्योंकि यूएस ने अटैक तो किया। ये इस्लामिक रेवोल्यूशन होने के बाद ईरान में पहली बार है कि जो यूएस है वो डायरेक्ट अटैक कर रहा है ईरान के ऊपर। प्रॉक्सी वार तो चल रही है, कब से चल रही है, लेकिन डायरेक्ट अटैक किया है। तो इसके गंभीर परिणाम कई एंगल में हो सकते हैं। इसको जियोपॉलिटिक्स से भी समझा जाता है, समझा जा सकता है कि क्या जो रशिया है, चीन है, ये एक साथ होके कोई कार्रवाई कर सकते हैं। क्या रशिया इस वक्त इतना स्ट्रॉन्ग है कि एक सुपर पावर के साथ वो खुद को सुपर पावर मान के और लड़ सकता है कि नहीं लड़ सकता। क्योंकि उसकी जो एसेट थी वहाँ पर पहले ही सीरिया में से जा चुकी है। ईरान एक तरीके से क्रम्बल ही हो रहा है, कब तक सरवाइव करेगा, कैसे करेगा, कहा नहीं जा सकता। तो क्राइसिस बहुत बड़ा है वहाँ पर, जियोपॉलिटिक्स के नज़रिए से भी देखें, लेकिन अगर इकोनॉमिक्स के नज़रिए से देखें तो और भी ख़तरनाक वहाँ पर नज़र आ रहा है। क्योंकि ईरान की पार्लियामेंट ने कह दिया है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसको अब ब्लॉक करने की हम कोशिश करेंगे, उसकी इजाज़त दे दी है। लेकिन उनकी इजाज़त देने से कुछ नहीं होता। जो उनकी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, यानी कि जिसका जो प्रेसिडेंट रहता है वो उनका प्रेसिडेंट ही रहता है जो ईरान का है, लेकिन उसमें एक सेक्रेटरी की पोस्ट है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको कि अल खमीनी जो उनके मेन सुप्रीम लीडर हैं वो उसको नॉमिनेट करते हैं। और अगर कहने का भाव है अल खमीनी चाहेंगे तो यहाँ पर ब्लॉकेट हो सकती है। लेकिन इस ब्लॉकेट का जो इम्पैक्ट है वो क्या होगा? इस ब्लॉकेट का इम्पैक्ट क्या केवल यूएस जो अलाइड कंट्रीज है उनके ऊपर होगा? क्या इसका जो टारगेट है, क्या अमेरिका ने ईरान पर हमला केवल इसलिए किया है क्योंकि वो चाइना से इनडायरेक्टली लड़ना चाहता है? बहुत कुछ क्लियर कहा नहीं जा सकता। चांसेस ये भी हो सकते हैं क्योंकि जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगा वो चीन भी होगा। भारत भी एक उभरती हुई शक्ति है जिसको जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं तब से एक तरीके से कहा जाए तो काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक से बात नहीं की जा रही है ताकि कहीं साइडलाइन कर दिया जाए भारत को। जो भारत एक बहुत बड़े बड़े बयान देने लग गया था कि भारत अब जाकर कहीं पर पीस करवा सकता है, उस सारे एंगल से भारत को निकाल कर बाहर करने की एक साफ कोशिश नज़र आ रही है जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं। तो इन जो अभी हुआ है, जो यूएस का जो अटैक हुआ है, इसको केवल ईरान के संदर्भ में ना देखते हुए इसको चाइना, भारत और रशिया तीनों के संदर्भ में भी देखने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ब्लॉकेट होती है तो बहुत सारे उसके इम्पैक्ट होने वाले हैं। सबसे पहले तो देखते हैं कि आखिर यहाँ पर इतनी टेंशन है क्यों। इतनी चौड़ाई अगर दिख रही है तो ऐसे कैसे ब्लॉकेट हो जाएगी? कैसे ईरान के पास इतनी शक्ति है कि उसको ब्लॉकेट कर ले? क्योंकि यहाँ पर जो बाउंड्री है वो एक तो ईरान के पास है और साथ में ओमान है। येलो वाला पार्ट है ये ओमान का है, तो ओमान यहाँ भी है, यहाँ भी है। यूएई के साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वहाँ पर डायरेक्ट बाउंड्री नहीं बनाती। तो यहाँ से पता लगता है कि ईरान के पास अकेले शक्ति नहीं है, अकेला वो स्टेट नहीं है जो वहाँ पर ब्लॉकेट कर सके। लेकिन फिर भी वो करने की कोशिश करेगा। उसका टेक्निकल कारण है क्योंकि एक जगह पर जाके ये केवल 33 किलोमीटर चौड़ी रह जाती है। 33 किलोमीटर चौड़ी रहने के साथ साथ जो नेविगेबल एरिया है जहाँ से वो शिप्स जा सकती हैं ऑयल के लेकर, वो केवल 3 किलोमीटर चौड़ी रह जाती है। तो इतनी पतली रह जाती है कि वहाँ पर बहुत आसान है वहाँ पर अटैक करना, वहाँ पर ब्लॉकेट करना। और वही ईरान की कोशिश रहेगी अगर वो ऐसा करता है। और अगर हम देखें कि यहाँ पर जो ट्रैफिक जाता है, सैटेलाइट इमेज है, तो सैटेलाइट इमेज में यहाँ पर डेंसिटी दी गई है
कि जो डेंसिटी ऑफ टैंकर है, शिप टैंकर जो लेकर जा रहे हैं तेल के, अगर वो पर आवर पर किलोमीटर स्क्वायर के हिसाब से है, यहाँ पर येलो वाले में कुछ भी डेंसिटी नहीं है। लेकिन जैसे जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पर बढ़ रहा है, यहाँ पर डार्क होता जा रहा है, और जैसे ही डार्क हो रहा है तो यहाँ पर जो डेंसिटी है वो बहुत बढ़ जा रही है। तो यानी कि एक पर्टिकुलर जगह आ जा रही है जो केवल 3 किलोमीटर चौड़ी है, वहाँ पर पीछे से बहुत सारा ट्रैफिक आ रहा है, लेकिन वहाँ पर उसको धीरे होना पड़ता है, वहाँ पर इकट्ठा होना पड़ता है, ट्रैफिक ज़्यादा हो जाता है। आम रोड वाली कहानी है कि हाईवे से निकल के आप किसी शहर में एंटर कर रहे हो, वहाँ पर कंजेशन हो गई है, वहाँ कंजेशन पर उस वक्त उस पर अटैक करना, उसको रोकना, उसकी चेकिंग करना, सब कुछ पॉसिबल है जो कि हाईवे पे पॉसिबल नहीं है। तो ये वो सिचुएशन है, यहाँ पर ईरान कर सकता है अगर वो चाहे। अब आते हैं कि जो इकोनॉमिक वैल्यू है इसकी क्या चल रही है। तो लगभग कहा जा रहा है कि जो 1/5 जो डेली का क्रूड ऑयल का जो ट्रेड है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होके निकलता है, लगभग 20% हो गया। और 20% के हिसाब से कहा जा रहा है कि लगभग 20 मिलियन बैरल पर डे क्रूड ऑयल जो है यहाँ से निकलता है। 20 मिलियन को अगर हम अपनी हिंदुस्तानी में कर लें तो वो लगभग 2 करोड़ बैरल पर डे का वहाँ से ट्रेड हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा ट्रेड है। इसमें एक और एलिगेशन भी लग रही है कि ईरान के ऊपर वैसे तो सैंक्शन है, तो ईरान को बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है, क्योंकि अनऑफिशियली, क्योंकि इतनी चेकिंग नहीं हो सकती, वहाँ भी इतनी चेकिंग नहीं हो सकती। जो यूएस है वो सैंक्शन लगा सकता है, लेकिन वो हर शिप को, हर टैंकर को चेक नहीं कर सकता ये किसका कंसाइनमेंट जा रहा है, किसका नहीं जा रहा। तो कहा जा रहा है कि लगभग जो ईरान का जितना भी एक्सपोर्ट है उसमें से 90% जो क्रूड ऑयल है वो चाइना खरीद रहा है। तो चाइना बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है इस वक्त ईरान के ऊपर भी, क्योंकि उसका 90% खरीद रहा है। इसीलिए कहा गया है कि जो यूएस है उसने कहा है चाइना को कि भाई तुम समझाओ, अगर ईरान ने ऐसा किया तो ईरान के लिए सुसाइड होगा, तुम्हारे लिए भी होगा, तुम्हारा बहुत नुकसान हो जाएगा, तुम्हें महंगा खरीदना पड़ेगा, लेकिन ईरान का भी होगा। तो ईरान के अलावा अगर देखें तो क्या यहाँ पर और किसका नुकसान हो रहा है, भारत पर बाद में आते हैं, पहले देखते हैं यहाँ पर सऊदी अरेबिया और यूएई। तो यूएस इसलिए दुखी नहीं है वहाँ पर कि चाइना का नुकसान हो जाएगा। यूएस इसलिए दुखी है क्योंकि एक तो उसकी चेन रिएक्शन होगी, अगर कहीं कोई चीज़, तेल महंगा होगा तो आगे ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, चीज़ महंगी बनेगी, चीज़ महंगी बनेगी तो चीज़ महंगी एक्सपोर्ट होगी, महंगी एक्सपोर्ट होगी तो वो अगर अमेरिका जा रही है तो वहाँ पर महंगी हो जाएगी। तो वो जो चेन रिएक्शन है वो भी होगी। लेकिन उसके साथ साथ जो उसके मिडल ईस्ट में अलाइज हैं, जिनके पास डोनाल्ड ट्रंप अभी जाकर आए थे, स्वागत सत्कार करवा कर आए थे, यूएई और सऊदी अरेबिया। तो जो सऊदी अरेबिया है ये दोनों तरफ से ट्रेड करता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भी भेजता है और रेड सी की तरफ से भी भेजता है। यूएई भी इधर से भेजता है और उसने पाइपलाइन भी लगा रखी है ताकि वो रेड सी तक भी पहुंच सके, लेकिन वो उनकी फुल कैपेसिटी चल रही है। तो अगर ऑफिशियली फिगर माने, अगर जो चाइना को 90% जा रही है उसको ना भी माने, तब भी 2 करोड़ जो बैरल पर डे है वो ऑफिशियल फिगर है, यानी कि सैंक्शनड है। उस 2 करोड़ बैरल पर डे में से अगर ये चाह भी लें कि इधर से डाइवर्ट कर दें पाइपलाइन से, तो केवल ये 26 लाख या 25-26 लाख बैरल पर डे ही शिफ्ट कर पाएंगे। तो देखिए इनका जो बिजनेस है वो 2 करोड़ बैरल पर डे से 26 लाख बैरल पर डे पे आ जाएगा, जो कि बहुत कम है। इनकी इकॉनमी चरमरा जाएगी और इनकी इकॉनमी चरमरा जाएगी तो फिर उसका जो इफेक्ट है वो यूएस आएगा। तो यहाँ पर ब्लॉकेड ईरान के लिए तो सुसाइड है ही है, क्योंकि ईरान फंस जाएगा, ईरान के दुश्मन बहुत बन जाएंगे। जो ये मिडल ईस्ट कंट्री हैं ये भी प्रेशर भी क्रिएट करेंगे और इनकी जो हालात है वो भी ख़राब होगी। तो बहुत मुश्किल बात है, कैसा करेगा क्या नहीं वो सब देखना पड़ेगा। मे बी 1 और 2 दिन लगे, हो सकता है आज रात को ही हो जाए, कुछ भी हो सकता है, कहा नहीं जा सकता। अब बात आते हैं भारत पे कि भारत का क्या नुकसान होगा, भारत का क्या फ़ायदा होगा। तो देखिए भारत ने ईरान से पहले ही जब सैंक्शन लगी थी तो उसने वहाँ से कम कर दिया था। भारत रशिया से जब से यूक्रेन युद्ध हुआ है, अगर उस वक्त माने कि 1% इम्पोर्ट करता था क्रूड ऑयल, तो आज लगभग 44 से 45% जो क्रूड ऑयल है वो रशिया से ले रहा है। इस वक्त जो रशिया से भारत ले रहा है वो लगभग 50 लाख बैरल पर डे, भारत टोटल 50 लाख बैरल पर डे लेता है, इंपोर्ट करता है, उसमें से 20 लाख बैरल पर डे जो है वो रशिया से ले रहा है। तो 44-45% वहाँ से ले रहा है। कुछ भारत कतर वगैरह से ले रहा है जो कि इस लाइन से नहीं हो रहा है, वो दूसरी लाइन से रेड सी से भारत को मिल जाएगा। और यूएस से भी ले रहा है, और भी बहुत सारे ऐसे डाइवर्स सोर्सेज है जहाँ से वो ले रहा है। तो ईरान वाले रूट पे भारत का यहाँ पर तेल मामले में ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बहुत माइनर सा फ़र्क पड़ेगा।
क्योंकि इराक से जो आता है वो इधर से होके आता है, तो इराक वाले में इशू बनेगा, बाकी जगह तो वो मैनेज कर लेगा। और जहाँ तक बात रही जो गैस की है, वो भी भारत कतर से लेता है, वो पाइपलाइन के ज़रिए वो दूसरे रूट से आ जाएगी, वो ऐसे ही आ रही है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज का उस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। और भारत जो है, देखिए यूएस का यहाँ क्या फ़ायदा हुआ है, यूएस ने पहले से ही जोर लगा लगा के कि ईरान से मत लो भाई, ईरान से मत लो। भारत ने यूएस से भी जून में डबल कर दिया है। पहले वहाँ से 2 लाख बैरल पर डे के आसपास ले रहा था, अब 4.5 लाख के आसपास ले रहा है। तो भारत ने यूएस से भी बढ़ा दिया है, तो यूएस का उधर से भी फ़ायदा हो रहा है। तो भारत ने अभी तो बहुत चालाकी दिखा रखी है। गैस के मामले में भी उसके पास पहुँच जाएगी, बाकी वो ऑस्ट्रेलिया का सोर्स है उसके पास, ब्राज़ील वगैरह से वो सब उसके पास पहुँच रहा है। लेकिन अब इशू यहाँ पर बनता है, क्या भारत इस वक्त इस तरीके से स्ट्रेटजिकली, जो एक ईरान उसका दोस्त था, एक तरीके से ठीक डिप्लोमेटिक रिलेशन थे, क्योंकि चाबहार पोर्ट बन रहा था, भारत को सेंट्रल एशिया में जाने की जगह मिल रही थी, तो अगर कहीं ईरान गिरता है, अल खमीनी जाते हैं, इस्लामिक रेवोल्यूशन वहाँ पर फेल होती है, या वहाँ पर रिजीम चेंज होती है, जिसको कहें, भले ही इस्लामिक रेवोल्यूशन वाला वो एंगल चलता भी रहे, अगर रिजीम चेंज होती है, तो अगर वो ईरान बिल्कुल अलाई बन जाता है यूएस का, तो भारत के लिए जियोपॉलिटिकली बहुत मुश्किल होने वाली है। क्योंकि सेंट्रल एशिया जो है भारत के लिए मार्केट पूरी की पूरी वो एक तरीके से छूट जाएगी, नेचुरल रिसोर्सेज वहाँ के रह जाएंगे, क्योंकि भारत कहीं से वहाँ नहीं पहुँच पाएगा, ईरान जाने नहीं देगा, अफ़गानिस्तान तक भारत पहुँच नहीं सकता, पाकिस्तान कभी जाने नहीं देगा, इसलिए भारत के पास कोई रूट ही नहीं बचेगा। और जो भारत नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बना रहा था, सब वो ईरान के थ्रू ही तो सोच रहा था। तो यहाँ पर वही बात मैंने जो शुरू में कही, यहाँ पर टारगेट केवल ईरान नहीं था, यहाँ पर टारगेट ईरान के अलावा और देश भी हैं एशियन, जो सुपर पावर की लीड में थे, जो आगे बढ़ना चाह रहे थे, जो एक अलग पॉलिटी को बनाना चाह रहे थे। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने आके वो सारी कहानी पलट दी जो लास्ट ईयर तक थी, कि ब्रिक्स आ रहा है, ब्रिक्स ये करेगा, ब्रिक्स करेंसी आएगी, ब्रिक्स देश ये करेंगे। पिछले 6 महीने से ब्रिक्स उड़ गया है, ब्रिक्स का भी नहीं दिखता अब कहीं पर। रशिया शांत बैठा है, चाइना अपनी उधेड़-बुन में है, और इंडिया पाकिस्तान एक बार लड़कर अपनी आप को शांति बहाली करके बैठे हैं। और डोमेस्टिक पॉलिसीज़ भी सबकी थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं इकोनॉमिक हालात ऐसे हैं कि उसमें ध्यान देना पड़ रहा है। तो जो एक दौर चल रहा था ट्रंप के आने से पहले कि एक ऑल्टरनेट वर्ल्ड ऑर्डर खड़ा होगा, वो ऑर्डर खड़ा तो नहीं हुआ, लेकिन ट्रंप ने जो ऑर्डर था उसको भी बिखेर दिया है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है, अगर इस वीडियो में जो बातें की गई हैं, क्या वो एंगल हो सकता है, क्या स्टेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक होगा या नहीं होगा? अपने कमेंट जरूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद।